हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ बहुत अच्छे एमसीक्यूज फ्रॉम प्रियम्बल। राइट। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है प्रियम्बल, और इसके मैक्सिमम अच्छे एमसीक्यूज मैंने सेलेक्ट किए हैं। और इनको अगर आपने कर लिया तो इन्हीं एमसीक्यूज के बहाने आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। राइट। इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन, उसका लेवल क्या है और इस टॉपिक में आपका कितना कमांड है। ओके, तो शुरू करते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने क्या सोच के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में एम्बिग्विटी हो, मतलब उसके एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन बन रहे हो, तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा हिस्सा है जहां से पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में क्या रहा होगा एक्चुअली। राइट। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? द प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड लास्ट वन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इनमें राइट्स की बात की गई है। राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, they they mention the duties of the state toward citizens. Right. फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें सिटीजन्स के ड्यूटीज की बात की गई है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रियम्बल। हियर राइट आंसर इज प्रियम्बल। ओके, नाउ the word secular and socialist were added to the preamble of the Indian Constitution by the, ये क्या कह रहा है कि ये दोनों वर्ड सेकुलर और सोशलिस्ट, ये इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रियम्बल में ऐड किए गए। राइट। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही। यहां पर मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एक बेसिक फैक्ट जो आप हमेशा याद रखिए। प्रियम्बल में आज तक केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। प्रियम्बल को केवल एक बार ही अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। राइट। तो कभी भी प्रियम्बल के अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रियम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो मैंने इतनी बार रिपीट किया कर दिया तो होपफुली आपको याद हो गया होगा। और इससे प्रियम्बल में तीन वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई, किस अमेंडमेंट से ये जोड़े गए। अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए प्रियम्बल का, आंसर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। राइट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। इनमें से कौन इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाता है? राइट। इंडिया को सेकुलर स्टेट के रूप में कहां डिस्क्राइब किया गया है? फंडामेंटल राइट्स में, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स में भी फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28 ये है राइट टू
फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और अगर आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़िए तो उसको भी अगर इंटरप्रेट करें तो वहां से भी सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हम डेराइव कर सकते हैं। लेकिन ये वर्ड सीधे सीधे डायरेक्टली ये वर्ड कहां पे यूज किया गया है? इट इज यूज्ड इन दी प्रीएम्बल, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to make India into sovereign socialist secular democratic republic, राइट। तो ये वर्ड सेकुलर डायरेक्टली यूज किया गया है प्रीएम्बल में। हालांकि इसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि इसे अमेंडमेंट से ऐड किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ओके। Now, consider the following statement in regards to the preamble of the Constitution and select the correct one using the code given below. ये 4 स्टेटमेंट हैं प्रीएम्बल के बारे में, राइट। और बताना है कि इनमें से कौन से सही है, कौन से सही नहीं है। मतलब which of the following statement related to preamble are correct। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? The objective resolution by Jawaharlal Nehru finally became the preamble. Yes, this is correct. जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, राइट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तो इस यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एग्जैक्टली सेम नहीं, इन मॉडिफाइड फॉर्म, उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसे ही प्रीएम्बल बना दिया गया, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ये भी करेक्ट है। इट कांट बी अमेंडेड, नो, ये रॉन्ग है। अभी हमने डिस्कस किया कि प्रीएम्बल का एक बार अमेंडमेंट हो चुका है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। इनफैक्ट प्रीएम्बल है क्या? इट इज कॉन्स्टिट्यूशन इन अ नटशेल। जो उतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की समरी तो है, तो ओवरराइड करने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, बी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ओके। Now, next question is, in the preamble of the Constitution adopted on 26 November 1949, okay, which word or words were not present? Okay, जो एक्चुअल प्रीएम्बल था, जो 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ ऑन 26 नवंबर 1949, तो इनमें से कौन सा वर्ड उसमें नहीं था? अगेन वही क्वेश्चन है, बस उसके वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है। मैंने शुरू में ही बताया कि प्रीएम्बल का एक ही अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इस अमेंडमेंट से 3 वर्ड जोड़े गए प्रीएम्बल में, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 वर्ड 1976 में जोड़े गए। कौन कौन से? सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, राइट। तो ये वर्ड एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहे होंगे 1949 में, क्योंकि ये तो अमेंडमेंट से जोड़े गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेकुलर। रिपब्लिक था? यस, रिपब्लिक था। सो करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3, ऑप्शन ए, ओके।
Now, next question. Which of the following word is not in the preamble to the Constitution of India? इनमें से कौन सा वर्ड प्रियम्बल में नहीं है? So it is just a factual question. सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरन, सोशलिस्ट है, यस है. सेकुलर, यस सेकुलर भी है. सोवरन, यस. पब्लिक वेलफेयर नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज डी. Now, which among the following is not mentioned in the preamble to the Constitution of India? इनमें से प्रियम्बल में क्या मेंशन नहीं है? सोशल जस्टिस, यस. इकोनॉमिक जस्टिस, यस. पॉलिटिकल जस्टिस, यस. प्रियम्बल में क्या यूज किया गया है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. कैसा जस्टिस? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? क्या अचीव करना है? जस्टिस. कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. रिलीजियस जस्टिस है? नो. सो नॉट बताना है ना, नॉट मेंशन. रिलीजियस जस्टिस. डी इज द करेक्ट आंसर. Now, who among the following called the preamble of Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic republic? Horoscope of, ये बहुत ही फेमस कोट है. किसका? हॉरोस्कोप मीन्स क्या? जन्म कुंडली, राइट. तो किसने कहा था कि जो प्रियम्बल है इट इज हॉरोस्कोप ऑफ our sovereign democratic republic? Who said this? किसने कहा था? अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन. के.एम. मुंशी. के.एम. मुंशी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे और जो अंबेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अंबेडकर, जो 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, के.एम. मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के भी एक मेंबर थे. तो इन्होंने प्रियम्बल के बारे में कहा था. ये अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. क्या बोला था इन्होंने? प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो सेम क्वेश्चन है. Who has termed constitution a who has termed constitution a sacred document? सेक्रेट का मतलब क्या होता है? सेक्रेट मीन्स पायस, राइट, पवित्र. सैक्रोसैंक्ट, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, राइट. ये स्टेटमेंट है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी कोट्स हैं, ये अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व, इनको आप सॉल्व करने के बहाने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिल जा रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which case did the Supreme Court first declare that
प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट, नॉट। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कहीं आपने जल्दीबाजी में पढ़ लिया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें वो आंसर भी रहेगा ऑप्शन में, क्योंकि इसी को तो ह्यूमन एरर बोलते हैं, राइट। तो आप जब क्वेश्चन एक्चुअल में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो वहां इस तरह के शब्दों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए या सर्किल कर लेना चाहिए कि एक्चुअली में वो पूछ क्या रहा है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इन बेरूबारी यूनियन केस। अब अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट। बेरूबारी यूनियन केस। Now, in which of the following cases the Supreme Court regarded preamble? देखो, अब यहां पे नॉट की बात नहीं है, preamble as the part of the basic structure of the Indian Constitution। तो एक्चुअली में क्या है, पहले बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि preamble is not the part of the Constitution, though it is important but not the part of the Constitution। And in 1973, in which case, in Keshwanand Bharati case, Supreme Court turned down its own decision, and said that preamble is integral and very important part of the Constitution, right? यहां तक कि क्या बोला, it is basic structure of the Constitution। The ideas given in the preamble are basic structure of the Constitution। किस केस में बोला? केशवानंद भारती केस में। So correct option is D। Now, the ideals and objectives outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in। देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रियम्बल में जो भी आइडियल्स या गोल्स दिए गए हैं, उन्हें और ज्यादा एलाबोरेट कहां पे किया गया है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, प्रियम्बल इज कॉन्स्टिट्यूशन इन अ नटशेल, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, यानी उसका एलाबोरेट जो है वो हमें कहां पे देखने को मिलेगा? उसका डिस्क्रिप्शन इन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल में जो आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए गए हैं, आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द प्रियम्बल, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर एलाबोरेट किया गया है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। देखते हैं। द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट में भी एलाबोरेट किया गया है। द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी किया गया है। अच्छा, इसको मिला के लिखा है द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों में ही प्रियम्बल के जो आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको एलाबोरेट किया गया है। एफआर में भी किया गया है, डीपीएसपी में भी किया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में भी किया गया है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The objective of Indian Constitution is reflected in which of the following? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव कहां पे रिफ्लेक्ट है? अभी मैंने बताया कि प्रियम्बल कंटेन्स द एस्पिरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फंडामेंटल राइट में नो, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी। How many type of justice have been enshrined in the preamble of the Constitution? देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए नहीं कि ये टफ होते हैं, आपने सोचा नहीं होता कि कभी ये भी पूछेगा। प्रियम्बल में जस्टिस के आगे कितने सफिक्स ऐड किए गए हैं? जस्टिस
social, economic and political. Three types of justice are discussed in the preamble: social, economic and political. So इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबरिंग में ये ऑप्शंस गलत लिखा है, यहां बी होगा, यहां पे सी होगा, राइट? सी, ओके, ये टाइपिंग एरर है, ए बी सी. सो करेक्ट आंसर इज सी, justice, social, economic and political. The preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect. ये भी सही है. बाकी के ऑप्शंस में देखते हैं. Not a part of the Constitution and has no legal effect. ये तो गलत है. Preamble is the part of the Constitution. केशवानंद भारती का यही जजमेंट था कि preamble is the integral part of the Constitution. अभी हमने इसको डिस्कस किया. A part of the Constitution and has the same legal effect as any other part. No. A part of the Constitution but has no legal effect independently of, yes, this is the most appropriate explanation. Part है, ये तो केशवानंद भारती ने बोल दिया. Part of the Constitution but has no legal effect independently of the other part. इसका लीगल इफेक्ट तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करके इसको नहीं देखा जा सकता है, राइट? मतलब प्रिएम्बल में कुछ ऐसा लिखा हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एलाबोरेशन न हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है. प्रिएम्बल का सबसे बड़ा यूज क्या है? जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बिग्विटी हो, तो उसको दूर, अगर एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो रहे हो किसी प्रोविजन के, तो ऐसी एम्बिग्विटी उसको दूर करने के लिए हम प्रिएम्बल का सहारा लेते हैं, राइट? तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे तो ये भी सही है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट, यस, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन डी है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट, राइट? अदर पार्ट के साथ इसका इफेक्ट है. जैसे आर्टिकल 25 to 28 वो भी सेकुलरिज्म की बात करता है, और सेकुलर वर्ड प्रिएम्बल में भी है. तो प्रिएम्बल के वर्ड सेकुलर को वी हैव टू सी इन द लाइट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गिवन इन द फंडामेंटल राइट. ओके, now the following are enshrined in the preamble of the Constitution of India. इसमें बताना क्या है? Which one of the following is the correct order in which they appear in the preamble? Okay. Equality of status and opportunity, liberty of thought, expression, belief, faith. अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया. इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो प्रिएम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. ओके, सो सबसे पहले आएगा जस्टिस. 3, 2, 1, एक से ही बन गया. 3, 2, 1, 4, 5. ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी. एक छोटा सा प्रिएम्बल है, आप उसे याद ही कर लीजिए. ऐसा भी नहीं है कि उसे वर्ड बाय वर्ड याद करना है, कोई आपको लिख के दिखाने को नहीं बोलेगा, लेकिन अगर उसे आपने 2-3 बार पढ़ लिया है तो बहुत से क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सही हो जाएंगे. इसमें ही बहुत से क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से ही सही हो रहे हैं क्योंकि प्रिएम्बल याद है, राइट? सो प्रिएम्बल को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन प्रिएम्बल से ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें जस्ट अ मिनट. ओके, इसमें बताना है कि क्या सही है.
The preamble of the Indian Constitution is not a part of the Constitution. Wrong. A part of the Constitution, but it neither confers any power nor imposes any duties, nor can it be of any use in interpreting other provision of the Constitution. Wrong. It is used in interpreting the other provisions of the Constitution, a part of the Constitution, and can be of use in interpreting other provision of the Constitution in case of ambiguity. Yes, थोड़ी देर पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था. सी इज राइट. डी भी देख लेते हैं क्या है. अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कॉन्फर्स पावर एंड imposes duties as any other provision of the Constitution. No. The correct answer is answer C. Option C. Just a minute. Which one of the following statements is correct? इनमें से क्या करेक्ट है ये बताना है. The preamble of the Indian Constitution declares the resolve of the people of India to secure to all its citizens freedom of residence. ये तो फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, ये गलत है. ऑप्शन बी क्या है? राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस. ये फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है. इट इज नॉट गिवन इन प्रीएम्बल. देन ऑप्शन सी लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. यस, दिस इज गिवन इन द प्रीएम्बल. right to education at primary level, fundamental right. Okay, now let's move to the next question. The term economic justice in the preamble of the Constitution of India is a resolution for equal distribution of wealth. Yes, ये हो सकता है. Economy in the administration of justice. No, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता. Economy in the administration of justice. No. Socio economic revolution. No, revolution की तो कोई बात ही नहीं की गई है. Chief justice to the poor. No. Option A is correct. Equal distribution of wealth. Now, which of the following terms mentioned in the preamble to the Indian Constitution implies that the head of the state is not hereditary monarch? Republic, simply. रिपब्लिक, राइट. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो भी इलेक्टेड होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा. जैसे इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड इज डेमोक्रेसी. यस, डेमोक्रेटिक. बट रिपब्लिक, नो. व्हाई? बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज किंग और क्वीन, क्राउन, इज हेरिडिटरी, राइट. वो हेरिडिटरी होता है, वो इलेक्टेड नहीं होता है, राइट. जैसे क्वीन एलिजाबेथ वहां की क्वीन थी, उनके बाद अब उन्हीं के बेटे किंग चार्ल्स, वो वहां के क्राउन प्रिंस हैं, किंग है, राइट. तो इंग्लैंड डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है. इंडिया इज डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक. तो रिपब्लिक कैसे डिसाइड होता है? व्हेन हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी मोनार्क, राइट. तो यहां पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड.
simply, right? The text of the preamble of the Constitution of India aims to secure fundamental right to all individual. No, ये preamble का aim नहीं है. Fundamental duties to the citizen of India. No. Dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Yes. preamble में सीधे सीधे लिखा हुआ है integrity of individual and unity and integrity of the nation. It is given in the preamble. इसीलिए मैंने कहा छोटा सा preamble है, उसे आप 2-3 बार पढ़ो, आपको उसे मगअप भी नहीं करना है. एक बार आप उसके सेंस को समझ लो, उसके बाद बहुत से क्वेश्चन आपसे वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे. Now let's move to the next question. The sequence in which the given terms are mentioned in the preamble to the Constitution is very easy. ये भी preamble को पढ़ने से ही सॉल्व हो जाएगा. सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहला ऑप्शन ही सही है. सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताना है, बस हमें यहाँ पे सीक्वेंस बताना है कि ये वर्ड्स प्रियम्बल में किस सीक्वेंस में आए हैं. तो सबसे पहले सोवरेन, देन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो इस क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. अगर आपने प्रियम्बल पढ़ रखा है तो आप आसानी से इसे कर देंगे. Consider the following statement. In the Berubari Union case 1960, Supreme Court opined that preamble is not a part of the Constitution. Yes, this is correct. अभी मैंने इसको डिस्कस किया. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? The question as to whether the preamble can be amended under Article 368 of the Constitution arose for the first time in Keshwanand Bharati case. Yes, ये भी सही है. Which of the statement given above, which of the statements given are correct? Both 1 and 2. Option C सही हो जाएगा. Both the statements are correct. Okay then, तो ये कुछ selected questions थे preamble से, right? जो भी क्वेश्चन बेस्ट लगे, मतलब अगर अब इसमें आपका स्कोर कितना है ये आपको चेक करना है. अगर इसमें आपका स्कोर 15 to 20 है तो मतलब इस टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, राइट. और एक दो बार आप इसे और रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस टफ नहीं थे. जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए वो इजी टू मॉडरेट थे, राइट. तो आइडियली तो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए थे. अगर आपका स्कोर 15 प्लस है तो भी सही है, बाकी आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप इसके सही कर लेंगे, राइट. तो आई होप कि इससे आपको हेल्प मिला होगा. फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन सेट के साथ, राइट. टिल देन, गुड बाय.